हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, अपडेट फाइलों से लेकर प्रीवियस ईयर तक के क्वेश्चन पेपर और फाइलों तक सब कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये वीडियो है साहचर्य का वीडियो है ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का। तो ये प्रस्तावना स्टार्ट होती है। जॉन लॉक ने 1700 ईस्वी में सर्वप्रथम साहचर्य शब्द को प्रयुक्त किया। व्यक्ति के मानस पटल पर जब दो अनुभव एक दूसरे के आगे पीछे अथवा साथ साथ उपस्थित होते हैं तो उन अनुभवों के बीच एक विशेष संबंध उपस्थित हो जाता है। यह देखा गया है कि भविष्य में जब कभी इनमें से एक अनुभव मानस पटल पर उपस्थित होता है तो दूसरा संबंधित अनुभव सहचर्य के कारण स्वतः उपस्थित हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सहचर्य का अर्थ जब दो या अधिक विचारों का इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक का स्मरण होने पर दूसरा विचार स्वतः ही याद आ जाता है, सहचर्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी को प्रत्यक्षीकरण होने या उसकी प्रतिमा मस्तिष्क पटल पर आ जाने से उससे संबंधित घटनाएं अपने आप याद आ जाती हैं। सहचर्य की परिभाषाएं देख लेते हैं। सहचर्य का अर्थ उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार, भावनाएं और गतियां इस प्रकार संबंधित हो जाती हैं कि यह मस्तिष्क में उनकी उत्तरोत्तर को अथवा इन संबंधों की स्थापना प्रक्रिया को निर्धारित करती है। ये जेम्स ड्रेनर ने कहा है 1968 में। विचार सहचर्य एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार एक विचार किसी दूसरे विचार का या विचारों का जिनका हम पहले अनुभव कर चुके हैं स्मरण दिलाता है। ये भाटिया जी के द्वारा लिखी गई परिभाषा है। थोड़ी सी गले में खराश है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहचर्य व्यक्तिगत अनुभवों के दौरान स्थापित मनोवैज्ञानिक गोचरों में प्रकारात्मक संबंध है और यह इस प्रकार होता है कि एक घटना उपस्थित होने पर दूसरी घटना का भी स्मरण हो जाता है। ये किसके द्वारा लिखी गई है ये देख लेते हैं हम। ये है इंग्लिश तथा इंग्लिश के द्वारा लिखी गई परिभाषा। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले पेज को। अगले पेज में हमें क्या मिलता है, ये परिभाषाएं थी। साहचर्य के प्रकार नंबर 1 है निरंतर साहचर्य, दूसरा है स्वतंत्र साहचर्य, तीसरा है नियंत्रित साहचर्य और उसके बाद देख लेते हैं हम फटाक से आंशिक नियंत्रित साहचर्य, पूर्ण नियंत्रित साहचर्य। तो निरंतर साहचर्य जो होता है, निरंतर साहचर्य में प्रयोज्य को निरंतर निर्धारित समय तक उत्तेजक शब्दों को सुनते ही मस्तिष्क में आने वाले शब्दों की सूची शीघ्रता से लिखने को देते हैं। निरंतर घटित होने पर शब्दों की सूची में लिखने के कारण ही इसे निरंतर कहते हैं। बाद में प्रयोज्य से शब्दों का कारण पूछा जाता है। नियंत्रित साहचर्य में प्रयोगकर्ता प्रयोज्य की अनुक्रिया पर नियंत्रण लगा देता है। इसमें प्रयोज्य को प्रत्येक ऐसे शब्द से उद्दीपक शब्द की अनुक्रिया करनी होती है जो कि पूर्व निश्चित होती है। इनमें सोचने में समय लगता है। इस प्रयोग में देखा जाता है कि प्रयोज्य कितनी शीघ्र शुद्ध प्रतिक्रिया करता है। आंशिक नियंत्रित साहचर्य, इसमें प्रयोज्य की अनुक्रिया पूर्णतः नियंत्रित नहीं होती है। इसमें कई निश्चित शब्दों में से किसी एक से अनुक्रिया करने की छूट रहती है। उदाहरण, प्रयोज्य को कोई घड़ी का अंग बोलने के लिए कहा गया, वह घड़ी के अनेक अंगों के जैसे सुई, डायल आदि में से किसी एक अंग की प्रतिक्रिया कर सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आ जाते हैं हम पूर्ण नियंत्रित साहचर्य पर। तो पूर्ण नियंत्रित साहचर्य को पढ़ लेते हैं हम। इसमें क्या आगे दिया है, चलिए नेक्स्ट पेज पर मिल रहा है इसके बारे में। इसमें प्रयोगकर्ता कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा देता है कि प्रत्येक उद्दीपक की एक निश्चित अनुक्रिया होती है। प्रयोज्य को प्रयोग करने में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। स्वतंत्र साहचर्य, इस प्रयोग में कुछ शब्द चित्र प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और प्रयोज्य को पूर्ण स्वतंत्रता है कि उसके मन
में जो पहला शब्द आए उसे बिना किसी संकोच के कह दे। प्रयोगकर्ता प्रयोज की क्रिया को ना तो प्रभावित करता है और ना ही विचार विभक्ति करता है। इस कारण इसे स्वतंत्र साहचर्य कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति की भावना ग्रंथि मन के छिपे भावों का तथा विचारधारा का पता लगाया जा सकता है। साहचर्य के नियम, प्रमुख नियम और गौड़ नियम। प्रमुख नियम में हम आ जाते हैं तो ये देख लेते हैं समानता का नियम, समीपता का नियम। इसके अंतर्गत आता है स्थान समीपता और काल समीपता। गौड़ नियम में आ जाते हैं तो प्राथमिकता का नियम, रुचि का नियम, नवीनता का नियम, आवृत्ति का नियम। फिर हम आ जाते हैं प्रमुख नियम में ही वापस, तो यहाँ हम देखेंगे विषमता का नियम। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। स्पष्टता का नियम, मनोभाव का नियम। फिर आ जाते हैं प्रमुख नियम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। प्रमुख नियम में पहला है समानता का नियम। किसी वस्तु को देखने पर उस जैसी वस्तु को याद आ जाना, जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण दूसरों में होने पर पहले वाले व्यक्ति की याद आना तथा दोनों में समानता दिखना। ये हो गया हमारा प्रमुख नियम का पहला नियम, समानता का नियम। अगले नियम की तरफ चलते हैं तो ये आ जाता है दूसरा, समीपता का नियम। समीपता के नियम में हम पढ़ लेते हैं, साथ साथ होने वाले अनुभवों में परस्पर साहचर्य हो जाता है। पहले अनुभव के अविमूर्त होने पर दूसरे भी चेतना में स्वतः आ जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार हैं, इनको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर स्थान समीपता, जब दो लोग किसी एक स्थान पर होते हैं, जैसे कुर्सी और मेज। काल समीपता, आम का बौर देखकर आम की याद आ जाना, यानी एक समय की समीपता है। विषमता का नियम, विषमता का नियम, जब दो चीज़ों का अनुभव करते हैं तब एक विचार से उसका विरोधी विचार ध्यान में आ जाता है, जैसे सुख और दुख, काला और गोरा। आ जाते हैं गौड़ नियम की तरफ। तो गौड़ नियम में दिखा रहा है कि प्राथमिकता का नियम जो है, फर्स्ट नियम है इसमें, जो अनुभव हम सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं उनका प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत दिनों तक रहता है। जैसे गीत की पहली पंक्ति बहुत दिनों तक याद रहती है, जबकि पूरा गीत याद नहीं रहता। सॉरी। नेक्स्ट है रुचि का नियम। हम जिन बातों में अधिक रुचि रखते हैं वह उतनी ही आसानी से हमें स्मरण हो जाती है। जैसे कि अगर कोई गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद रहता है या हमें गाना गाने का शौक़ होता है तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारी पढ़ने में रुचि नहीं है तो हम टॉपिक पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें जल्दी याद नहीं होता। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं नवीनता का नियम। नवीनता का नियम, जो अनुभव जितना अधिक नया होगा वह उतनी ही आसानी से स्मरण होगा। यानी अगर 2-4 दिन में कोई घटना हुई होती है तो वो हमें रिसेंटली और जल्दी याद रहती है, और अगर कुछ समय बीत चुका होता है तो हमें जल्दी याद नहीं आता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर है इसका 4। अच्छा, उसी में क्या हो जाता है, जैसे छात्र परीक्षा कक्ष में जाते जाते भी पाठ याद करते रहते हैं, प्रश्न पत्र पाते ही ऊर्जित ज्ञान सजीव हो उठता है। आवृत्ति का नियम, किसी बात के अन्य अंश समान रहने पर भी जिस विषय या घटना की अधिक आवृत्ति हुई रहती है वह शीघ्र याद आ जाती है। जैसे रोज़ हम हरे भरे मैदान में टहलने जाते हैं और अगर कोई हरे रंग के बारे में बात करे तो घास की याद स्वतः आ जाती है। मेरे दिमाग में भी ऐसा ही हुआ। स्पष्टता का नियम, अन्य अंग समान रहने पर भी जिस उत्तेजना की अनुभूति मन में स्पष्ट रहती है उसको प्रत्यावाहन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है मनोभाव का नियम। व्यक्ति के मन में जिस समय जैसा भाव होता है वैसे ही अनुभव का वह व्यक्ति स्मरण करता है। जैसे दुखी व्यक्ति दुख की ही बातें करेगा। सही बात है, कॉमन सी बात है, दुखी व्यक्ति दुख की बातें करेगा। साहचर्य काल, उद्दीपक की अनुक्रिया के बीच में समय लगता है वह साहचर्य काल कहलाता है। साहचर्य काल के निर्धारक तत्व, उद्दीपक
का स्वरूप पदार्थ उद्दीपक की अनुक्रिया में शाब्दिक उद्दीपक की अनुक्रिया से अधिक समय लगेगा। इस प्रकार बड़े शब्दों का छोटे शब्दों की तुलना में साहचर्य काल अधिक होगा। साहचर्य का स्वरूप पूर्ण नियंत्रित साहचर्य काल सीमित नियंत्रित साहचर्य काल से अधिक होगा। इस प्रकार मुक्त साहचर्य काल नियंत्रित की तुलना में कम होगा। अभ्यास व आयु वयस्कों का साहचर्य काल बालकों की तुलना में कम होगा। मानसिक तत्परता यदि प्रयोग में रुचि ले तब अनुक्रिया करे तो साहचर्य काल कम होगा, अन्यथा अधिक होगा।